तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी हमारे मेंबर दिलशाद अली, उन्होंने ये फरमाइश की थी और मुझे लगा कि आप लोगों तक ये कहानी वाकई पहुंचाई जानी चाहिए, क्योंकि इस कहानी के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। दुनिया में ऐसे कितने ही शहर होंगे जिनकी कुल आबादी, मैं आज जहाँ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो उस आबादी से कम है जो एक शहर के ख़ास हिस्से में जितने मुर्दे दफन हैं। अगर मैं नाम लूँ कुछ शहर के, बल्कि नोट करके लाया था, स्कॉटलैंड हो या फिर ग्रेटर मैनचेस्टर हो, बर्मिंघम हो, ब्रिस्टल हो या फिर न्यू कैसल, इन सब की जो आबादी है इस पूरे शहर की, एक भरा पूरा ये सारा शहर है। बर्मिंघम, आपको याद होगा, भारत पाकिस्तान का मैच भी वहाँ हुआ वर्ल्ड कप में। इस शहर की आबादी से ज़्यादा अगर किसी शहर में मुर्दे दफन हो तो फिर बात थोड़ी चौंकाती भी और अजीब भी लगती है, लेकिन ये वाकई सच है। सच इसलिए है कि इस पूरी दुनिया में दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान अगर कहीं है तो ये उसी की कहानी है, और ये कब्रिस्तान इराक़ में है। इराक़ से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है नजफ़। नजफ़ ख़ास तौर पर एक धार्मिक स्थल है और शियाओं के लिए बहुत ही पाक जगह है, क्योंकि यहाँ पे हज़रत अली, उनकी मज़ार है और पूरी दुनिया से जितने भी शिया हैं वो वहाँ पर जाते हैं। और इसी जगह से, हज़रत अली की इस जो मज़ार है, वहाँ से मुश्किल से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। एक ऐसा कब्रिस्तान जिसमें कहते हैं कि इस वक्त करीब 50 लाख से ज़्यादा मुर्दे दफन हैं। 50 लाख, 5 मिलियन, 50 लैक्स, इससे भी ज़्यादा। दुनिया में इतना बड़ा कोई कब्रिस्तान दूसरा है नहीं। इससे ज़्यादा कहीं मुर्दे दफनाए जाते नहीं हैं। इससे ज़्यादा औसतन रोज़ाना कहीं और मुर्दे लाए जाते नहीं। सवाल ये है कि आखिर क्यों है ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, पहला। दूसरा सवाल, आखिर ऐसी क्या बात है कि पूरी दुनिया से, क्योंकि इस कब्रिस्तान की ख़ास वजह यह है कि यह है तो इराक़ में, नजफ़ में, लेकिन दुनिया भर के जो शिया हैं उनकी एक चाहत होती है कि अगर मौत के बाद उन्हें दफनाया जाए, उनकी तदफीन की जाए तो इसी नजफ़ में की जाए, इसी कब्रिस्तान में की जाए। क्यों? हर साल दुनिया से हज़ारों, जो बहुत सारी मौत होती है, वो नजफ़ में दफनाने की एक वसीयत भी करते हैं। पहले से कई लोग बुकिंग भी करते हैं और चाहते हैं कि वो वहीं दफनाए जाए। तो इस सब की वजह क्या? आखिर इस कब्रिस्तान की अहमियत क्या? ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है क्यों? इस कब्रिस्तान का नाम है वादी उस सलाम। वादी उस सलाम, लेकिन इसको एक दूसरे नाम से भी पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, और वो नाम है पीस ऑफ वैली, शांति की घाटी, पीस ऑफ वैली और वादी उस सलाम। वर्ल्ड हेरिटेज में बाकायदा इस कब्रिस्तान को शामिल किया गया है। जब मैं इराक़ गया था, और 2 हिस्सों में इराक़ की आपको कहानी भी सुनाई थी, एक नॉर्दर्न इराक़, नॉर्दर्न जो है, और एक सदर्न इराक़। ये वाला जो इलाका है ये सदर्न इराक़ में है, दक्षिण की तरफ, बगदाद से, इराक़ की जो राजधानी है, और बगदाद से करीब 250 किलोमीटर दूर है ये नजफ़। तो जब मैं नजफ़ गया तो सबसे पहले जो 10 दिन तक इराक़ में रहा था, मुझे सबसे ज़्यादा जो मतलब जहाँ पे सुकून के साथ था तो वो यही इलाका था। उसकी वजह ये थी कि इराक़ जाने के बाद ये पता चल चुका था कि ये नजफ़ और ये सारा इलाका बहुत ही शांतिपूर्ण है, यहाँ पे पीस है, यहाँ पे ISIS का कोई मतलब नहीं है और यहाँ कोई ख़तरा भी नहीं है। और उसकी शायद एक बड़ी वजह ये थी कि ये पूरा इलाका, चूँकि यहाँ पे हज़रत अली का रोज़ा यानी कि मज़ार है और शियाओं के लिए एक बहुत बड़ी धार्मिक स्थल है ये, बड़ा, तो वहाँ पे सुरक्षा भी वैसी ही है। और कोई भी, चाहे सद्दाम हुसैन का ज़माना हो, ISIS का हो, कभी भी किसी ने इस तरफ कोई हमला और ऐसी चीज़ की नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इसका रिएक्शन क्या होगा पूरी दुनिया में। तो मुझे भी इसके बारे में पहले जानकारी नहीं थी। जब मैं नजफ़ पहुंचा और करीब नजफ़ के अंदर दाखिल हुआ
तो हमारे ड्राइवर ने उस वक्त बताया था, क्योंकि मेरे राइट और लेफ़्ट साइड में, मैं आपको ये बताता हूँ कि इराक़ में सारी सड़कें चौड़ी हैं। उसके बाद नजफ़ में जब पहुँचते हैं तो एक जगह पे बहुत ही संकरी सी सड़क थी, बहुत चौड़ी नहीं, मतलब एक गाड़ी इधर से जा रही है और दूसरी आ रही है तो आपको थोड़ा स्लो करना पड़ेगा। तो उन दोनों सड़क के दोनों तरफ मैं देख रहा था कि बड़े छोटे छोटे घर जैसी चीज़ें लग रही थी मुझे। तो मुझे बड़ा अजीब भी लगा कि घर इतने छोटे कैसे हो सकते हैं, और दूर तक जहाँ तक नज़रें जाएँ। और वो घर इस तरह से बना हुआ था कि एक नीचे है, फिर एक ऊपर है, फिर नीचे है, जैसे पहाड़ी और पगडंडी होती है वैसे। तो नीचे भी एक पहाड़ी की तरफ भी लग रहा है कि घर है, फिर उसके नीचे भी घर है, फिर नीचे भी घर है। थोड़ी देर के बाद ये गलतफहमी दूर हुई और सुनकर मैं चौंक उठा जब मुझे बताया गया कि ये घर नहीं है, ये कब्रिस्तान है। मैंने दुनिया में ऐसा कब्रिस्तान कभी नहीं देखा जो समतल या बराबर नहीं है, और जहाँ कब्रिस्तान में एक कब्र की एक तस्वीर होती है, एक तरीका होता है। मिट्टी की कब्र होती है, बहुत सारे लोग पत्थर और सीमेंट और उसके भी बना लेते हैं। कई तो मैंने ऐसे भी देखे कब्र भी 2-2, 3-3 मंजिला है। हालांकि ये होता नहीं है, इस्लाम में ये सब चीज़ें सही नहीं है, लेकिन लोग बनाते हैं। लेकिन वहाँ जब इस कब्र को देखा और उसके पूरे जो जिस तरीके से वो फैला हुआ था मीलों तक, तो बड़ा अजीब लगा कि इस तरीके से कब्रिस्तान कैसे हो सकता है कि नीचे से शुरू फिर ऊपर, ऐसा लग रहा है जैसे आप पहाड़ी पे चढ़ाई चढ़ रहे हैं। लेकिन फिर पता चला कि यही वादी उस सलाम है, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। और सचमुच जितनी भी दूर तक नज़रें जाती थी सिर्फ कब्र ही दिखाई देती थी। कुल मिलाकर 1485 एकड़ में ये कब्रिस्तान फैला हुआ है, करीब 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 6 किलोमीटर तक आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ कब्रिस्तान और कब्रें दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर नजफ़ की जो आबादी है वो है 6 लाख, 6 lakhs, और नजफ़ के इसी इलाके में ये कब्रिस्तान है 6 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ, और इस कब्रिस्तान के अंदर 50 लाख से ज़्यादा मुर्दे लेटे हुए हैं। तो एक तरफ शहर की आबादी 6 लाख और दूसरी तरफ उस शहर में दफन लोगों की तादाद 50 लाख, तो लगभग 9 गुना ज़्यादा। क्यों इसकी अहमियत है, ये आपके सामने पूरी कहानी रखता हूँ। दरअसल कहते हैं कि ये जो कब्रिस्तान है वादी उस सलाम, ये यहाँ पे 7वीं सदी से 1400 से ही यहाँ पे लोगों को दफनाने का काम शुरू हुआ। और उसके पीछे की कहानी ये थी कि हज़रत इब्राहीम एक प्रॉफिट रहे हैं, उन्होंने इस जगह को बसाया था, इस पूरे जो वादी उस सलाम है जो जगह। और इसके बाद जो पहले शिया इमाम हुए शियाओं के और चौथे खलीफा थे हज़रत अली। हज़रत अली की मौत के बाद जब करबला में वो शहीद हुए थे, उसके बाद जो उन्हें दफनाया गया वो इसी वादी उस सलाम के जो कब्रिस्तान जहाँ से शुरू होता है वहाँ से मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर उनका मज़ार है, तो वहाँ उनको दफनाया गया। तो एक तो इम्पोर्टेंस ये हुई कि शियाओं के पहले इमाम, मुसलमानों के चौथे खलीफा, और उनको वहाँ पे दफनाया गया है, पहली चीज़ ये। दूसरी कहते हैं कि ये जो कब्रिस्तान की पूरी जो ज़मीन है, जो इलाका है, ये जो फैला हुआ है, मानने वाले मानते हैं कि ये जन्नत का एक टुकड़ा है। मतलब इस सरज़मीन पर, धरती पर, ये जन्नत का एक टुकड़ा है। तो इस टुकड़े में जो भी दफन होगा वो सीधे जन्नत में जाएगा। दूसरी मान्यता ये है कि जब क़यामत का दिन आएगा, क़यामत आएगी, तो उस दिन हिसाब किताब होगा हर एक से, उसके अच्छे और बुरे कर्मों का। लेकिन कहा जाता है कि इस वादी उस सलाम में जो लोग दफन हैं, जब उन्हें क़यामत के दिन जगाया जाएगा और उनका हिसाब किताब शुरू होगा, तो उनको लीड कर रहे होंगे हज़रत अली इमाम। तो उनको लीड करने का मतलब है कि ये जो सारे मुर्दे यहाँ पे दफन हैं, जब वो उनके सामने उनके अपने आका खड़े हैं, लीडर खड़े हैं, तो फिर उन सब के लिए अच्छा ही अच्छा होगा, और इसीलिए वो सब जन्नत में ही जाएंगे। तो ये मान्यता और ये बातें कि एक तो हज़रत अली यहाँ पे थोड़ी दूरी पर उनका मज़ार है, और इस कब्रिस्तान में तमाम लोग जो मानने वाले हैं हज़रत अली के हैं, क्योंकि इस कब्रिस्तान के अंदर ज़्यादातर लोग शिया हैं जो जिनको दफनाया गया है। तो उन मौत के बाद
जो सारी चीज़ें उनके लिए आसान होंगी और उन्हें जन्नत मिलेगी। तो ये एक ऐसी मान्यता है जिसको लेकर पूरी दुनिया के अलग अलग जितने भी देश हैं जहाँ पे शिया बसते हैं, उनकी एक तमन्ना होती है कि अगर मौत के बाद उन्हें दफनाने की बात आए तो इसी वादी उस सलाम में दफनाया जाए ताकि उन्हें सीधे जन्नत मिले। यहाँ पे कहते हैं कि बहुत सारे मैसेंजर गॉड, जिनको हम लोग नबी कहते हैं, देवता कहा जाता है हिंदी में, वो भी यहाँ पे दफन है। तो एक इसकी अहमियत ये भी बढ़ गई कि ऐसे ऐसे जो मतलब अल्लाह के पैगंबर, नबी, मैसेंजर ऑफ गॉड, वो भी यहाँ पे इसी कब्रिस्तान में दफनाए गए हैं। दुनिया भर के बहुत सारे बादशाह, उनकी बेगम, रानी, प्रिंस, इन लोगों को भी यहाँ पे दफनाया गया है। दुनिया भर से हर साल कहते हैं हज़ारों लोग यहाँ पर आकर दफनाए जाते हैं। अब इसकी वजह से ये हुआ कि इस इलाके में कब्रिस्तान लगातार सिकुड़ता गया, तो बीच में कई चीज़ें की गई। एक, यहाँ पे आप जब मुर्दे को दफनाते हैं तो आप एक तो सीमेंटेड कब्र नहीं बना सकते, पत्थर से ज़्यादातर कब्र बनते हैं और बाद में उसमें ईंट गारे के साथ वो पत्थर को बंद कर दिया जाता है। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है पूरे इराक में, उधर भी, नजफ़ में भी, तो इस वजह से ज़मीन जो है वो फ्लैक्चुएट होती रहती है। तो इसीलिए वो पूरा इलाका ऊपर और नीचे होता रहता है। जैसे कई बार कब्र है वो नीचे चली गई, कुछ ऊपर की तरफ, नीचे से फिर ऊपर उठता जाता है। तो इसी वजह से इसका जो पूरा लुक है मैं कोशिश करूँगा इस तस्वीर में कुछ और वीडियो भी आपको दिखाऊं इसके वादी उस सलाम, दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान की इसी कहानी के दौरान। तो यही वजह है कि कब्रें ऊपर और नीचे हैं यहाँ पर, लेकिन इतनी ज़्यादा मांग है इसकी कि लगातार यहाँ इसका एरिया बढ़ता गया। अब कहते हैं कि फिर करीब 15% और ज़मीन इसकी एक्स्ट्रा जो है वो कब्रिस्तान के लिए इंतज़ाम किए गए हैं वहीं आसपास में। और एक वजह यह भी है कि कब्रिस्तान के आसपास के कुछ जगहों को खाली छोड़ा गया ताकि फ्यूचर में भी कभी इस तरह की चीज़ें हों तो कब्रिस्तान का दायरा बढ़ाया जा सके। हर साल एवरेज आम दिनों में 50,000 मुर्दे इस कब्रिस्तान में दफनाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इन 50,000 में से 20,000 के लगभग आसपास सिर्फ और सिर्फ ईरान से मुर्दे आते हैं। या तो वो वहाँ पहुँचते हैं, या फिर अगर किसी की मौत हो गई, उसने मन्नत मांगी, तो वो फिर ईरान से नजफ़ पहुँचते हैं। चूँकि पूरी दुनिया में शियाओं को सबसे ज़्यादा मानने वाला जो बड़ा देश वो ईरान है, तो अकेले 50,000 हर साल इस कब्रिस्तान में मुर्दे दफनाए जाते हैं, जिसमें से 20,000 के करीब ईरान से आते हैं। 2002 और 3 के दौरान में जब सद्दाम हुसैन और इराक, ईरान, उससे पहले वॉर जब हुई, तो कहते हैं यहाँ पे लाशों के आने की तादाद बहुत बढ़ गई थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें कम हुई, लेकिन 2013-14 के बाद जब ISIS बगदादी उभरा, तो वहाँ के कब्रिस्तान में काम करने वाले एक शख्स का कहना था कि 2014 से लेकर करीब 16-17 तक जितनी लाशें उसने देखी उससे पहले उसने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, जब से उस कब्रिस्तान में वो काम कर रहा है। हर दिन कहते हैं कि उस वक्त हर दिन पता नहीं, कई बार तो ऐसा हुआ कि कई हज़ार लाशें भी आई। एवरेज इस कब्रिस्तान में माना जाता है कि 150 से 200 करीब 200 लाशें आती हैं दफनाए जाने के लिए। उस वक्त बहुत ज़्यादा थी। इस कब्रिस्तान का दायरा मैंने आपको जैसे बताया कि करीब 6 किलोमीटर में फैला हुआ, तो बहुत दूर हो गया 6 किलोमीटर। तो अब हालत तो ये है कि बहुत सारे जो दफनाने के लिए जाना पड़ता है तो आपको रास्ता नहीं मिलता, तो लोग वहाँ ईज़िली पहुँच सकें। तो ये शायद दुनिया का इकलौता कब्रिस्तान है जो कहाँ कब्रिस्तानों के बीच में अलग अलग सड़कें बनाई गई हैं ताकि वहाँ गाड़ियाँ भी जा सकें जो लाशों को लेकर जाएँ। तो ये इकलौता कब्रिस्तान है जिसमें बीच बीच में तमाम सड़कें हैं कब्रों के बीच से, और वहाँ गाड़ियाँ जाती है और फिर मुर्दों को दफनाया जाता है। तो लगभग जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुर्दे आए वो उस वक्त की बात है जब ISIS सर उठाया हुआ था इराक में। धीरे धीरे फिर वक्त बीता, उसके बाद अब मुर्दों की तादाद आनी कम हो गई। हालांकि अब भी एवरेज, जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 200 के करीब यहाँ पे लाशें आती हैं हर दिन। इस पूरे नजफ़ के इलाके में ये जो कब्रिस्तान है दुनिया भर से तो आती ही आती हैं,
लेकिन साथ में सिर्फ लाखों लोग हर साल इस कब्रिस्तान को देखने आते हैं। हमने हमेशा सुना होगा कि चाहे वो दुनिया के 7 अजूबे हों, अलग अलग लोग, जैसे हिंदुस्तान में ताजमहल देखने आते हैं सैकड़ों हज़ारों लाखों लोग हर साल, किसी कब्रिस्तान को देखने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग हर साल नजफ़ पहुँचे, ये अपने आप में बड़ी बात है और कहते हैं कि वहाँ आते हैं। अब यहाँ एक दूसरी चीज़ कितनी अहमियत है तो मारा मारी और बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो एक चीज़ और आपको बताता हूँ। बहुत ज़माने से ये बातें चली आ रही हैं, जो इंसान जब अपने आप जी रहा होता, ज़िंदा होता, तब भी कई बार वो अपने मौत के बाद कब्र और इन सारी चीज़ों की बुकिंग कर लेता है कि मेरी एक जगह यहाँ पे इस कब्रिस्तान में, यहाँ जहाँ से भी होता है। जैसे कई लोगों के माँ बाप पूर्वज दफन हैं तो उसकी ख्वाहिश होती है वहीं जाकर बराबर में वो भी लेट जाए, तो ये बुकिंग करते हैं। और ये आज भी होता है। जैसे अगर कोई सपोज़ लखनऊ में बैठा हुआ वो दिल्ली में चाहता है कि उस कोई है और दिल्ली की किसी कब्रिस्तान में दफन हो, तो वो सारी बुकिंग होती है। यही चीज़ें नजफ़ के साथ हैं। लेकिन नजफ़ में कोई भी यूं चला जाए और मुर्दे को, चूँकि आपको बताया कि 50 लाख से ज़्यादा तो मुर्दे दफन है, इतनी अहमियत है उसकी, तो यूं ही नहीं दफनाया जा सकता। बाकायदा वहाँ इसके लिए जो नजफ़ में शियाओं के जो सबसे बड़े धार्मिक गुरु हैं, मरजा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह का मरजा नाम है, MARJA, तो उनकी अप्रूवल, उनकी मंजूरी लेनी होती है। जब तक वो मंजूरी नहीं देंगे, अप्रूवल नहीं देंगे, कोई भी लाश वहाँ दफनाया नहीं जा सकता। तो पहले मरजा के पास जाना पड़ता है, बताना पड़ता है, और उसके बाद फिर उनकी मंजूरी मिलने के बाद आपको एक अदद कब्र मिलेगी। अब एक अदद कब्र भी ऐसे नहीं कि जैसे हम लोग देखते हैं, अगर आप लोगों को कभी कब्रिस्तान किसी की वजह से जाना पड़ा हो तो हमारे अलग अलग कब्रें होती हैं। वहाँ इतने ज़्यादा मुर्दे और लाशें आने लगी कि एक नया तरीका निकाला और दुनिया में वो कहीं और नहीं है। उन्होंने क्या किया इस नजफ़ में, इस जगह पे, कि एक जैसे कमरा जैसा बनाया और उस कमरे जैसे शेप के अंदर उन्होंने कहा कि एक साथ 50 मुर्दों को दफनाया जाएगा। अब हाइट और तमाम चीज़ें एवरेज जो निकाली जाती है वो निकाला, तो एक एक रूम में 50-50 मुर्दों को दफनाने का काम शुरू हुआ। उससे ये ताकि जगह की किल्लत या कमी ना पड़े, तो कमरा बनाकर उसमें एक एक साथ 50-50 लाशें, लेकिन इसके लिए भी पहले मंजूरी मरजा से, और वहाँ से मंजूरी लेने के बाद दफनाया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पिलग्रिम्स होते हैं, जाते हैं ज़ियारत के लिए वहाँ पे नजफ़ में, बीमार हो गए, मौत हो गई, तो उनके लिए अलग से वो होता है कि, और वो बल्कि दुआएं मांगते हैं बहुत सारे लोग कि मुझे वहीं मौत आ जाए, तो उनके लिए कोई मुश्किल आती नहीं है, उन्हें वहाँ पे दफनाने की इजाज़त दी जाती है। उसी के बराबर में लगभग थोड़ा सा आगे चलें हम, 50-75 किलोमीटर के, 75 किलोमीटर दूर करबला है नजफ़ से, जहाँ करबला की लड़ाई हुई। तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो जाते हैं और ये सोचते हैं कि उनकी मौत वहीं हो जाए, लेकिन इस जगह पे अब मुर्दे इतनी, लाशें इतनी हैं कि कैसे क्या करें। तो आखिरी बहुत सारी रस्में होती हैं मौत के बाद की, नमाज जनाजा पढ़ना, बाकी चीज़ें। तो वहाँ ये होता है कि अब लाशें इतनी आ रही हैं, कैसे एक साथ सारी रस्मों के साथ तदफीन हो। तो कई चीज़ें होती हैं, लाशों को रैप करना, उसके बाद उसको सारा कुछ मशीन से नहलाना, वो भी, और सीधा उसके बाद कब्र में डाल देना, ये सारी चीज़ें, ताकि वक्त कम लगे और लोग नहीं हैं, इतने मैन पावर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आसानी से हो सके। तो आज भी इस जगह पर मुर्दों का आना जारी है। मैंने आपको जैसे बताया कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में इस कब्रिस्तान को जगह दी गई है। इसकी वजह यह है कि करीब 1400 साल पुरानी है और दुनिया की सबसे बड़ी बड़ा कब्रिस्तान है। सबसे ज़्यादा मुर्दे हैं यहाँ पे, 50 लाख से ज़्यादा मुर्दे। अब सवाल ये है कि अगर ये सबसे बड़ा कब्रिस्तान है तो फिर और कौन से बड़े कब्रिस्तान हैं। जब मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे एक चीज़ में हैरानगी हुई, वो ये, मुझे लगा कि बाकी कुछ ऐसे होंगे जैसे सऊदी अरब का नाम होगा या और किसी ऐसे जो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इत्तेफाक से पूरी दुनिया के जो टॉप 10 सबसे बड़े कब्रिस्तान हैं उनमें न सऊदी अरब है, न गल्फ़ का कोई देश है, न पाकिस्तान का नाम है, बल्कि ये सारे अलग अलग देश हैं जो मुस्लिम बाहुल देश नहीं है। नंबर 1 पे जैसे मैंने आपको बताया इस नजफ़ के कब्रिस्तान का वादी उस सलाम। नंबर 2 पे दुनिया में जो सबसे बड़ा कब्रिस्तान है वो अमेरिका में है और ये न्यूयॉर्क सिटी के पास है, कैलवेटन नेशनल सेमेट्री।
तो कैलवेटन नेशनल सेमेट्री ये न्यूयॉर्क के पास है, 1978 में बना था। ये करीब 1050 एकड़ में फैला हुआ है। तो ये वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। वर्ल्ड का जो तीसरा सबसे बड़ा कब्रिस्तान है नंबर 3 पे, ये भी यूएस में है और ये है साउथ वेस्ट शिकागो से करीब 80 किलोमीटर दूर, अब्राहम लिंकन नेशनल सेमेट्री। ये 1862 में बना था और ये 982 एकड़ में है, लेकिन यहाँ काफ़ी तादाद में, बड़ी तादाद में मुर्दे लाए जाते हैं। तो पहले नंबर पे नजफ़ इराक़ का ये कब्रिस्तान, दूसरे नंबर पे न्यूयॉर्क के करीब कैलवेटन, तीसरे नंबर पे अब्राहम लिंकन नेशनल सेमेट्री। ये है कब्रिस्तान। अब ये तो रही पूरी कहानी और हिस्ट्री इसकी क्या थी। अपना तजुर्बा सिर्फ आपको बताता हूँ। जब पहली बार बगदाद से निकलकर नजफ़ की तरफ बढ़ा और लगभग मैंने आपको बताया 250 किलोमीटर का सफ़र था। सड़कें वहाँ बहुत अच्छी हैं, चौड़ी हैं और चूँकि आबादी बहुत नहीं है, गाड़ियाँ भी बहुत नहीं हैं, तो सड़क पे मतलब 120-140 तो नॉर्मल स्पीड होती है। तो 250 किलोमीटर का सफ़र तय करने में मुश्किल से 2 घंटा भी नहीं लगा। लेकिन नजफ़ के अंदर घुसकर हज़रत अली के मज़ार तक जाने में, जो कि 2 से 2.5 किलोमीटर का है, उसमें थोड़ा सा मतलब कायदे से ये देखा जाए तो 2-3 मिनट में पहुंचना चाहिए, ज़्यादा वक्त लगा। उसकी वजह ये है कि जो पूरा सराउंडिंग एरिया है, जब वो गाड़ी, मैंने जैसे आपको बताया कि सड़कें वहाँ पे चौड़ी उतनी नहीं है और कब्रिस्तान के बीच से होकर आप गुजर रहे हैं। मेरा दावा है कि अगर किसी शख्स को ये बात ना बताई जाए कि ये कौन सा इलाका है, ये क्या है, और उसे ले जाकर आँख पे पट्टी बांधें और वहाँ पे ले जाकर अचानक खड़ा कर दें और पट्टी हटा दें और कहूँ चारों तरफ घूम जाओ, दूर दूर तक जो देखना देखो, मेरा दावा है कि 10 में से 9 यही कहेगा कि किसी बड़े कस्बे या शहर में आप ले आए हो, चारों तरफ बस्ती है और ये घर बने हुए हैं। वो सारे कब्रिस्तान और कब्र आप तस्वीरों में भी देखेंगे तो गलत फहमी होगी, ऐसा लगता है वाकई ये कोई कॉलोनी है, बस्ती है और घर हैं। अच्छा, अलग अलग रंग के भी हैं, कई जगह पे वो भी लगे हुए हैं, झंडे भी हैं, कुछ तस्वीरें भी हैं। तो देखने के बाद कभी कहीं से एहसास नहीं होता कि हम किसी कब्रिस्तान के बीचों बीच या इर्द गिर्द खड़े हुए हैं, क्योंकि आम तौर पर जो हम लोगों ने कब्रिस्तान देखी है उसका हुलिया, उसकी तस्वीरें, उसकी बनावट, उसकी जगह सब अलग होती है, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग है। तो पहली बार जब देखा तो पहली चीज़ तो यही आई कि इतने लाखों लोग आपके 6-7 किलोमीटर के दायरे में चारों तरफ लेटे हुए, मतलब इस वक्त कह रहा हूँ मैं वो अलग बात है, लेकिन अगर आप सोचें उस जगह खड़े होकर तो आप सोचिए कि फिर सोच कहाँ तक जाती है। तो अजीब सा लगा, लेकिन फिर जब इतिहास को टटोला खंगाला, इस जगह की अहमियत पता चली और लोगों की ये मतलब तमन्ना होती है। मैंने कई लोगों से भी बात की थी आज इस कहानी को सुनाने से पहले, उनके बारे में जानना है कि आखिर यहाँ पे ये ऐसे क्यों इतनी सारी अहमियत है इसकी। तो जो भी बताया तो उसके बाद मुझे लगा कि वाकई फिर ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान क्यों है और क्यों यहाँ हर साल इतने लोगों को दफनाया जाता है और कैसे इस जगह पे 50 लाख से भी ज़्यादा मुर्दे दफन हैं, जो दुनिया के कई शहरों की आबादी से भी ज़्यादा है। तो शायद यही वजह है। अब बात कब्रिस्तान की तो मैंने आने से पहले मैंने चेक किया कि अच्छा ये बताएं कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कब्रिस्तान कौन सा है। तो उसमें लेके मैं पक्का नहीं हूँ, लेकिन अलग अलग जो आई उसमें एक है दिल्ली में, जो दिल्ली गेट पर है, शायद वो बड़ा कब्रिस्तान है। कोरोना के वक्त वो भी भर गया था। शमशान के बारे में फिर पता किया तो उसको भी लेके कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जो निकल कर आई चीज़ें, एक बनारस में जो मणिकर्णिका घाट है उसके बारे में है, एक उज्जैन के बारे में भी कहा जाता है और एक दिल्ली में निगम बोध घाट है जिसके बारे में मैंने कई बार आपको बताया, वो भी एक बड़े शमशान में उसका नाम आता है। लेकिन पहले नंबर पे मणिकर्णिका है या उज्जैन या निगम बोध घाट, ये तो कई लोगों से पूछा, वो श्योर नहीं थे, तो इसलिए मैं भी दावा नहीं करूँगा, लेकिन मैं इसके बारे में पता ज़रूर करूँगा और पता करके फिर आपको बताऊँगा कि आखिर कौन सा है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शमशान। तो जैसे ही पता चलेगा आपको बताऊँगा। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी नई कहानी के साथ। और कहानी ख़त्म करो उससे पहले एक और ज़रूरी बात की, सैमुअल और रोज़ी की जो कहानी थी उसमें एक चीज़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसमें रोज़ी की ये थी कि एक्सेस ब्लड की वजह से उसकी मौत हुई।
सैमुअल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे अभी भी मेडिकल बोर्ड ने अपनी ओपिनियन और राय उनको देनी है शायद, तो जैसे ही दोनों चीज़ें आ जाएंगी आपको अपडेट पूरा दूंगा और उसके बारे में उससे रिलेटेड जो भी, जैसा मैंने वादा किया है कि स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा और अपडेट देता रहूँगा। तो आज इतना ही, कल मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।